नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी अवकाश। रविंद्रनाथ टैगोर की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अवकाश। फटिक चक्रवर्ती के मस्तिष्क में तुरंत एक नई तरंग दौड़ गई। एक बहुत बड़ा साखू का लट्ठा नदी के किनारे मस्तूल बनने के इंतजार में बहुत दिनों से पड़ा था। आपस में यह तय हुआ कि उसे सब लड़के मिलकर लुढ़काते हुए ले चलें। यह लकड़ी जिस आदमी की है, जरूरत पड़ने पर उसे कितना आश्चर्य, झुंझलाहट और परेशानी होगी, इस बात को सोच सभी लड़कों ने आपसी सहमति से इस प्रस्ताव का सहर्ष अनुमोदन किया। सभी लोग जी खड़ा करके इस काम को अंजाम देने को तैयार हो ही रहे थे कि तब तक फटिक चक्रवर्ती का छोटा भाई माखनलाल बड़ी गंभीरता से उस लट्ठे पर जाकर बैठ गया। लड़के उसकी यह उदार उदासीनता देखकर कुछ दुखी हो गए। एक ने आकर डरते डरते उसे तनिक धकेला भी, पर वह जरा भी विचलित ना हुआ। वह तत्वज्ञानी मानव असमय ही सभी प्रकार के खेल कूद की सारहीनता के बारे में चुपचाप बैठा विचार करता रहा। फटिक ने आकर रौब झाड़ते हुए घुड़की लगाई। अरे सुन, तू अभी मार खाकर जाएगा, वरना उठ झटपट। इस बात पर वह और भी स्थिरता से उस आसन पर जमकर बैठ गया। ऐसी दशा में सर्वसाधारण के सामने अनेक नेता वाले सम्मान की सुरक्षा के लिए फटिक का यह कर्तव्य हो गया था कि वह अपने ढीठ भाई के गाल पर एक तमाचा जड़ दे, पर उसे ऐसा करने की हिम्मत ना पड़ी। फिर उसने ऐसा मुंह बनाया मानो वह चाहे तो उसे अभी ठीक कर दे, लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि पहले से भी बढ़िया खेल उसके मस्तिष्क में कौंध गया था और वह और भी ज्यादा रोचक खेल था। उसने सबके समक्ष सुझाव रखा कि उस लट्ठे को माखन समेत लुढ़काया जाए। माखन ने सोचा, इसमें उसका सम्मान ही है, अन्य दुनियावी गौरवों की तरह इसके साथ चलने वाली मुसीबतों की भी कोई संभावना है। यह बात उसके तथा अथवा किसी के ख्याल में कभी नहीं आई। लड़कों ने कमर कसकर लट्ठे को लुढ़काना शुरू किया। मारो ठेला, यो शाबाश जवान, हयो। लट्ठा एक चक्कर घूम भी ना पाया कि माखन अपनी गंभीरता, गौरव और तत्व ज्ञान समेत धरती पर आ गिरा। खेल के शुरू में ही ऐसे फल की आशा के अनुरूप दूसरे लड़के बहुत खुश हो उठे, लेकिन फटिक कुछ घबरा सा गया। माखन तुरंत अपनी जमीन का बिछौना छोड़ फटिक पर टूट पड़ा और किसी पहलवान की तरह ताबड़तोड़ उसे मारने लगा। उसकी नाक, मुंह, नौच खसौट कर रोते रोते घर की तरफ चला गया। कुछ कांस के पौधे उखाड़कर अपने हाथ में लिए फटिक एक आधी डूबी नाव की गलही पर जाकर बैठ गया और चुपचाप कांस की जड़ को चबाने लगा। इतने में ही किसी दूसरे देश से आकर एक नाव घाट पर लगी। उसमें से खिचड़ी मूछे और पके बालिए एक अधेड़ सज्जन उतर आए। उन्होंने बालक से पूछा, अरे चक्रवर्तियों का घर कहाँ है बच्चा? लड़के ने कांस को चबाते हुए कहा, वो रहा उधर, लेकिन उसने इशारा किस ओर किया यह कोई समझ ना पाया। सज्जन ने फिर पूछा, किधर? मालूम नहीं। इतना कहकर वह पहले की तरह घास की जड़ को चूसने लगा। तब वह बाबू दूसरे लोगों की सहायता लेकर चक्रवर्तियों के घर की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी ही देर में बाघा बागदी ने आकर कहा, फटिक भैया, तुम्हें माजी बुला रही है। फटिक ने कहा, नहीं आऊंगा मैं। बाघा ने उसे जबरदस्ती गोद में उठा लिया और फटिक मारे क्रोध के बेकार ही हाथ पैर पटकता रहा। फटिक को देखते ही माँ आग बबूला हो उठी है, बोली, क्या तूने फिर माखन को मारा है? फटिक, मैंने नहीं मारा। फिर झूठ बोलता है। अरे बिल्कुल नहीं मारा, माखन से पूछा था आपने? माखन से पूछते ही उसने पहले की हुई शिकायत का समर्थन करते हुए कहा, हाँ मारा है। अब फटिक से ना सहा गया। तेजी से लपक कर उसने माखन के गाल पर तमाचा जड़ दिया और कहा, फिर झूठ बोला तुमने? माँ ने माखन की तरफदारी करते हुए फटिक को जोर जोर से झकझोर डाला और उसकी पीठ पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। फटिक ने माँ को ढकेल दिया। माँ ने चिल्लाकर कहा, अरे तू मुझ पर हाथ उठाता है? इसी समय वह अधेड़ सज्जन घर में आकर बोले, क्या हो रहा है तुम लोगों में? फटिक की माँ आश्चर्य और आनंद से विहल हो बोल पड़ी, अरे ये तो दादा आ गए। कब आए दादा? कहकर उन्होंने अपने भाई को प्रणाम किया। दादा बहुत दिन पहले नौकरी करने पश्चिम की ओर चले गए थे। इस बीच फटिक की माँ के 2 बच्चे हुए। बच्चे काफी बड़े हो गए थे। उनके पति की मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन दादा तब से अपनी बहन से मिलने एक बार भी नहीं आए।
फिर कुछ दिन बड़े आनंद में बीते। अंत में उनके विदा होने के 2-1 दिन पहले विशंबर बाबू ने अपनी बहन से बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके मानसिक विकास के बारे में पूछा। बहन ने जवाब दिया, फटिक तो कहना ही नहीं मानता और बहुत ही नटखट और शैतान हो गया है। पढ़ने लिखने में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। माखन शांत और सुशील है, पढ़ने लिखने में भी तेज है। उनकी बहन ने कहा, फटिक से मैं भी परेशान हो गई हूँ। सुनकर विशंबर बाबू ने सुझाव रखा कि फटिक को कलकत्ता ले जाएंगे और अपने पास रखकर उसकी पढ़ाई लिखाई का प्रबंध करेंगे। विधवा इस सुझाव पर एकदम सहमत हो गई। उसने फटिक से पूछा, अरे क्यों रे फटिक, मामा के साथ कलकत्ता जाएगा? फटिक ने हर्ष से उछलकर कहा, बिल्कुल जाऊंगा। यद्यपि फटिक को घर से कलकत्ता भेजने में उसकी माँ को कोई परेशानी ना थी, क्योंकि उसको हमेशा एक भय बना रहता था कि किसी ना किसी दिन वह माखन को पानी में धक्का दे देगा या फिर सिर ही फोड़ देगा या कोई और दुर्घटना कर सकता है। फिर भी फटिक के जाने का ऐसा आग्रह देकर मन वेदना से भर उठा। फटिक ने मामा कब चलोगे, किस समय रवाना होगे, पूछते पूछते उन्हें परेशान कर डाला। खुशी के मारे उसे रात भर नींद नहीं आई। आखिर में रवाना होते समय खुशी से भरकर वह अपनी बंसी, पतंग और चरखी माखन को पुष्ट दर पुष्ट प्रयोग करने का पूरा अधिकार देते हुए सौंप गया। कलकत्ता में ननिहाल पहुंचकर फटिक की भेंट सबसे पहले मामी से हुई। अपने परिवार में अनावश्यक वृद्धि से मामी खुश हुई, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। अपने 3 लड़कों के साथ वह अपनी रुचि के अनुसार गृहस्थी चला रही थी। सहसा इनके बीच में एक 13 साल के अपरिचित अशिक्षित देहाती लड़के को मिला लेने से घर में एक तूफान की संभावना हो गई। विशंभर की उम्र अधिक हो चुकी है, फिर भी उन्हें तनिक भी अकल नहीं। खास तौर से 13-14 साल के लड़के के समान संसार में दूसरी कोई बला ही नहीं। ना तो वह घर की शोभा है और ना किसी काम के काबिल। ना तो उसे देखकर प्यार ही उमड़ता है, ना ही उसकी सोहबत में किसी के लिए सुक्कर है। उसके मुंह से तोतली बोली निकले तो लोग समझेंगे कि वह बन रहा है, और साफ साफ स्पष्ट बातें करने लगे तो कहेंगे कि बुजुर्गों की नकल करता है और उसकी बात करना ही डिठाई है। अचानक कपड़ों लत्तों का कुछ भी ख्याल ना करके बड़े ही भद्दे ढंग से उसका बढ़ते जाना भी लोगों की पुष्टि दृष्टि में एक आवारा सी उद्दंडता लगती है। उसके बचपन की कोमलता और कंठ का मिठास आदि नहीं बन जाती तो लोग इसके लिए उसी को अपराधी बनाए बिना नहीं रह सकते। बचपन और जवानी के बहुत से दोष माफ किए जा सकते हैं, किंतु इस उम्र की कोई स्वाभाविक सहज गलती ही असहनीय सी लगती है। ऐसी स्थिति में वह खुद भी मन ही मन समझने लगता है कि दुनिया में कहीं भी किसी से उसकी नहीं बन सकती, और इस कारण अपने अस्तित्व के बारे में वह सदा लज्जित और याचक सा बना रहता है। हालांकि इसी उम्र में प्यार पाने के लिए भी मन में कुछ अधिक बेचैनी होती है। इस समय अगर वह किसी सहृदय आदमी से स्नेह, प्यार, लाड़, दुलार या साथ पा जाए तो उसके साथ से वह बिछ सा जाता है, किंतु उससे कोई लाड़ प्यार करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि आम लोगों की दृष्टि में वह सिर चढ़ाने का सामान समझा जाता है। इसलिए उसका रूप रंग और हाव भाव कुछ कुछ बिन मालिक के कुत्ते जैसा हो जाता है। ऐसी हालत में माँ के घर के अलावा कोई भी अनजान जगह बालक के लिए नरक के समान होती है। चारों ओर का स्नेह, शून्य, अनचाहापन उसके कदम कदम पर कांटों की तरह चुभता रहता है। खास तौर से इस उम्र में नारी जाति किसी श्रेष्ठ स्वर्गलोक की दुर्लभ प्राणी सी लगती है, इसलिए किसी नारी की से उपेक्षा मिलना उसके लिए बड़ा ही असहनीय हो जाता है। यहाँ आकर फटिक को सबसे अधिक यह बात करने लगी थी कि वह मामी की स्नेह शून्य आंखों में किसी अशुभ ग्रह सा खटकने लगा। कभी कभी अगर मामी उससे किसी काम के लिए कहती तो वह मारे खुशी के फूला न समाता। उस खुशी में वह जरूरत से अधिक काम कर डालता था, और अंत में जब मामी उसके उत्साह को कुचलती हुई कहती, बस बस अब रहने दो, काफ़ी हो गया, अब जाकर अपने काम में ध्यान दो, जाओ पढ़ो लिखो, तब उसे अपनी मानसिक प्रगति के प्रति मामी का इतना अधिक ख्याल कठोर और बेरहमी सा लगता। घर में ऐसा अनादर था और बाहर भी सांस लेने की कोई जगह न थी। चारों तरफ दीवारों से घिरे रहते रहते उसे बार बार गांव की याद आने लगती। बड़ी बड़ी पतंगों को उड़ाने के लिए बड़ा सा मैदान, अपने बनाए हुए अर्थहीन गीत को मनमनाते ढंग से गाते हुए उद्देश्यहीन भटकने के लिए विस्तृत वह नदी का तट। नदी में जब जियाए कूद कर तैरो, और फिर संकरी सी नदी, लड़कों का अपना वह गिरोह, उधम और आज़ादी, अन्यायी माँ उसके बेबस मन को दिन रात अपनी ओर आकर्षित करती रहती। पशुओं सा एक सहज प्रेम, सिर्फ निकट जाने की एक अंध प्रवृत्ति, केवल एक अनदेखे के लिए अव्यक्त बेचैनी। गोधूली के समय माँ से बिछड़े बछड़े की तरह एक हृदय से निकला हुआ
माँ माँ पुकारता हुआ मौन क्रंदन, यह सब उसे लज्जित, शंकित, दुबले लंबे बदसूरत बालक के हृदय में अनायास उमड़ते रहते थे। स्कूल में उसके जैसा कि इतना बेवकूफ़ और पढ़ाई से जी चुराने वाला कोई दूसरा लड़का नहीं था। कोई बात पूछने पर वह मुंह बाई खड़ा रहता था। जब मास्टर मारना शुरू करते तो बोझ से लदे थके गधे की तरह वह चुपचाप सब सहन कर लेता। जब भी लड़कों को खेलने की छुट्टी मिलती तब वह खिड़की के पास खड़ा खड़ा दूर के मकानों की छतों को देखा करता। जब दोपहर की धूप में किसी मकान की छत पर दो एक लड़के लड़कियां खेल के बहाने दिखाई पड़ जाते तो उसका दिल भी व्याकुल हो उठता। एक दिन उसके मन में दृढ़ निश्चय कर बड़ी ही हिम्मत बांधकर मामा से पूछा, मामा, माँ के पास कब जाऊंगा? मामा ने कहा था, स्कूल में छुट्टी होने पर कार्तिक में दुर्गा पूजा होगी, अभी तो बहुत दिन है। एक दिन फटिक से स्कूल की किताब खो गई। एक तो यूं ही उसे पाठ याद नहीं होता, फिर उस पर भी किताब खोकर वह एकदम असहाय हो गया। मास्टर साहब रोज उसे बेधड़क मारते पीटते और उसकी बेइज्जती करने लगे। स्कूल में उसकी ऐसी हालत हुई कि उसके ममेरे भाई भी उसके साथ अपना संबंध स्वीकार करने में शर्म का अनुभव करने लगे। फटिक की किसी भी बेइज्जती पर वे दूसरे लड़कों से ज़्यादा खुशी जाहिर करते। जब उसके आगे और नासा आ गया तो एक दिन अपराधी सा बन अपनी मामी के सामने डटकर उसने कहा, मेरी किताबें खो गई हैं। मामी ने होठों के छोर पर गुस्से की रेखा अंकित करते हुए कहा, अच्छा ही किया है, मैं तुम्हारे लिए महीने में 5 बार किताबें तो नहीं खरीदवा सकती। फटिक बिना कुछ कहे चुपचाप लौट आया। वह दूसरों का पैसा खर्च कर रहा है, इस विचार को सोचकर उसे अपनी माँ पर काफी क्रोध आया। अपनी दीनहीन हालत में वह मिट्टी सा गड़ सा गया। स्कूल से लौटकर उसी दिन रात को उसके सिर में दर्द होने लगा और बदन में सरसराहट होने लगी। वह समझ गया कि उसे बुखार चढ़ गया है। साथ ही वह इस बात को महसूस करने लगा कि बीमारी में मामी के लिए वह एक फालतू और बेकार की मुसीबत बन जाएगा। मामी इस बीमारी को अनावश्यक बखेड़े के रूप में देखेगी। बीमारी के समय ऐसे निकम्मे बुद्धू बालक को दुनिया में अपनी माँ के सिवा किसी और से सेवा नहीं मिल सकती। यह सोचते हुए उसे लज्जा आने लगी। अगले दिन सवेरे फटिक कहीं भी दिखाई न पड़ा। उसे चारों तरफ ढूंढने में लोगों को अनावश्यक बहुत भागना दौड़ना पड़ा। अंत में जब कहीं भी उसका पता ना मिला तो विशंबर बाबू ने थाने में सूचना दे दी। पूरे दिन बीतने के बाद शाम को विशंबर बाबू के मकान के सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। उस समय निरंतर बारिश हो रही थी। सड़क पर घुटनों तक पानी था। पुलिस ने 2 सिपाहियों के साथ मिलकर फटिक को गाड़ी से उतारा और विशंबर बाबू के पास पहुंचाया। बदन सिर से पैर तक भीगा हुआ, कीचड़ से सना हुआ, मुंह और आंखें लाल और ठंड से थरथर कांप रहा था। विशंबर बाबू से गोद में उठाकर भीतर ले गए। मामी उसे देखते ही बोल पड़ी, क्यों जी, पराई लड़की के लिए अपनी जान की मुसीबत में डाले हुए, अब इसको घर क्यों नहीं भेज देते? हकीकत में दिन भर इसी चिंता में उन्होंने ठीक तरह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। अपने लड़कों पर भी नाहक काफी क्रोध उतार चुकी थी। फटिक रो पड़ा और बोला, मैं तो माँ के पास जा रहा था, यही लोग मुझे लौटा लाए। लड़के को बुखार काफी तेज हो गया था। रात भर आए आए बाय बकता रहा। विशंबर बाबू डॉक्टर को बुला लाए। फटिक ने एक बार अपनी लाल लाल आंखें खोलकर ऊपर छत की धुनियों की ओर सुनी और गहरी निगाहों से देखा और कहा, मामा जी, मेरी छुट्टी हो गई है क्या? विशंबर बाबू ने रुमाल से आंसू पोंछे स्नेह से फटिक से बुखार के जलते हुए पतले हाथ को अपने हाथों में लिए उसके पास बैठे रहे। फटिक फिर बड़बड़ाने लगा, माँ मुझे मत मारो, माँ 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 सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। दूसरे दिन कुछ देर के लिए होश आया तो फटिक किसी की आशा में कमरे से चारों ओर पथराई आंखों से देखता रहा। जब कोई दिखाई ना दिया तो निराश होकर चुपचाप दीवार की तरफ करवट करके लेट गया। विशंबर बाबू ने उसके मन की बात ताड़ ली। उसके कान के पास मुँह ले जाकर धीमी आवाज में कहा, फटिक तेरी माँ को बुलवाया है बेटा। उसके बाद वाला दिन भी गुजर गया। डॉक्टर ने चिंतित और उदास स्वर में कहा कि हालत बहुत खराब है। विशंबर बाबू टिमटिमाती हुई रोशनी में रोगी के सिरहाने बैठकर फटिक की मां की प्रतीक्षा करते रहे। फटिक जहाज के खल्लासियों की तरह उन्हीं के स्वर में कहने लगा, एक बाव मिला नहीं, 2 बाव मिला नहीं। कलकत्ता आते वक्त कुछ रास्ता उसे स्टीमर से तय करना पड़ा था। उसी स्टीमर के खल्लासी रस्सी डालकर गाने के स्वर में पानी की गहराई नापते थे। फटिक भी अपने बड़बड़ाहट के झोंके में उन्हीं की नकल करता हुआ करुण स्वर में जैसे पानी की गहराई नाप रहा था। जिस अपार समुद्र में बालक यात्रा कर रहा था वह कहीं पर भी रस्सी डालकर उसकी थाह नहीं मिल रही थी। ऐसे ही समय फटिक की माँ आंधी की तरह कमरे में आ पहुंची और ऊंचे स्वर में रो पड़ी। विशंबर ने बड़ी मुश्किल से बहन को रोने को रोका तो वह अपने फटिक के बिस्तर पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और जोर जोर से पुकारने लगी, फटिक, मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे बेटे।
फटिक ने मानो बड़ी आसानी से इस पुकार का जवाब दिया। माँ ने फिर पुकारा, अरे मेरा बेटा फटिक, मेरा बचुआ। फटिक ने धीरे से करवट बदली और किसी विशेष आदमी की ओर लक्ष्य ना करते हुए धीमे और गंभीर स्वर में कहा, माँ माँ माँ, अब मेरी छुट्टी हो गई माँ। माँ, अब मैं घर जा रहा हूँ माँ। माँ माँ